नीतीश कुमार के बयान पर बवाल मचा हुआ है। जो महिलाओं के बारे में उन्होंने टिप्पणी की, गाजीपुर के इस समय जेडीयू के नेता विनीत तिवारी जी हैं, हम उन्हीं से पूछेंगे। विनीत जी, काफी बवाल भी हुआ और क्या कहेंगे आप? बड़ी आलोचना हो रही है आपके नेता की। देखिए, उन्होंने जो बयान दिया, वो बच्चे जो है एनसीईआरटी की बुक में भी पढ़ते हैं। हाँ, उन्होंने ठेठ भाषा में, बिहार की भाषा में उन्होंने ये बयान दे दिया, जिसके लिए उन्होंने माफ़ी भी माँगी। यहाँ तक उन्होंने कहा कि मैं खुद पे शर्मिंदा हूँ। लेकिन उनके बयान को जो मीडिया है, गोदी मीडिया मैं जिसको कहता हूँ, वो ऐसे तोड़ करके दिखा रही थी, जैसे कि महिलाओं पे इससे बड़ा और इतना बड़ा अत्याचार कभी या ऐसे बयान किसी ने दिए ही ना हो। याद करिए वो मणिपुर का कांड, जब महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाया जा रहा था और कितनी महिलाओं के साथ जो है गैंगरेप हुआ। तब उस समय जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री मुंह नहीं खोल पाए थे और 90 दिनों बाद 35 सेकंड के लिए केवल उन्होंने एक प्रेस वार्ता करके और मणिपुर पे बोला था। आज भी वो मणिपुर जल रहा है, वहां महिलाएं भी जल रही हैं। हम शादी ब्याह में गालियां गाती हैं महिलाएं, सरेआम गालियां देती हैं समधी को, दूल्हे को, सबको, लेकिन तब उन महिलाओं का मुंह नहीं खुलता है। जो फूल कुमारी महिलाएं हैं, इस प्रकरण को लेकर, माननीय नीतीश जी के प्रकरण को लेकर के और उनकी बोली निकली। बताइए ना आप जरा सा कि मणिपुर के कांड पर जिन महिलाओं ने वक्तव्य दिया है, वो महिलाएं वही हैं जो एक पार्टी से बिलोंग करती हैं। बाकी बिहार की बेटियों ने नीतीश जी के बयान को सराहा है और कहा है कि उन्होंने जो कहा है वो सही कहा है। बात बयान की छोड़िए, महिलाओं के खिलाफ बयान दे देना ये कोई खिलाफ बयान नहीं था। उन्होंने एक जनसंख्या पे, सेक्स पे एक बात चल रही थी, उस पर उन्होंने अपनी बात रखी थी। लेकिन सबसे बड़ी बात आप ये सोचिए उस चीज को कि उन्होंने जो बयान दिया उसमें कहाँ दिक्कत थी। उन्होंने जो बताया वो हम बुक में पढ़ते हैं, एनसीईआरटी की बुक में वो सिलेबस है। लेकिन हाँ, उन्होंने ठेठ भाषा में दिया। एक उनको दूसरी बात को मतलब इंग्लिश में यही बोल दिए होते तो शायद लोगों को सभ्य लगा होता। उन्होंने ठेठ बिहारी भाषा में इस बात को रख दिया। लेकिन लोग ये नहीं जानते हैं कि महिलाओं के लिए नीतीश सरकार ने जितना काम किया है, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि किसी प्रदेश की सरकार ने महिलाओं के लिए उतना काम नहीं किया है। इसी के चलते आज बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है का नारा आज भी बुलंद होता है। 50% महिलाओं को आरक्षण जो है जिला पंचायत में जो है। बाकी कई ऐसी योजनाएं जो उन्होंने चलाई है महिलाओं के लिए कि उसके लिए महिलाएं उनके साथ आज भी खड़ी हैं, आगे भी खड़ी रहेंगी। विपक्षियों को जितना दुष्प्रचार करना है, दुष्प्रचार वो कर लें, उससे कोई फर्क माननीय नीतीश जी के छवि पे नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उन्होंने करके दिखाया है काम। उन्होंने केवल जुमले नहीं फेंके हैं, उन्होंने धरातल पे उतारा है महिलाओं के लिए। और आज वहां की महिलाएं इतनी सशक्त हैं, मैं मानता हूं कि बिहार की महिलाएं जितनी सशक्त हैं उतनी किसी प्रदेश की महिलाएं सशक्त नहीं है। वो सशक्त किसने बनाया? उसी माननीय नीतीश कुमार जी ने बनाया। तो ये सब बेबुनियादी बातें हैं, इन बातों का कोई मतलब नहीं है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है तो उनकी छवि को धूमिल करने में विपक्ष और उनके साथ जो गोदी मीडिया लगा हुआ है वो इस काम को अंजाम दे रहा है। हाँ, विपक्ष वहां पर जो आपके बिहार में बैठा है, वो यही कह रहा है कि इस बार अगर चुनाव जब बिहार में होगा तो नीतीश कुमार को बिहार की जनता सबक सिखा देने वाली है। अब यहाँ से अगर हम कहें कि नीतीश कुमार ने जो ये कह दिया है कि महिलाओं पे, अब विपक्ष इसको राजनीतिक माहौल दे रहा है और कह रहा है कि इस बार आपका बुढ़िया बिस्तर बनने वाला है। एक बात बताइए, इसी देश में हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा एक विपक्ष की महिला को कांग्रेस की विधवा बोला गया, जर्सी गाय बोला गया। सोचिए, ये जर्सी गाय बोलना, कांग्रेस की विधवा बोलना, क्या ये गाली नहीं है? और उन्होंने क्या कहा था शशि थरूर जी के की पत्नी को लेकर के? उन्होंने एक बयान दिया था कि वाह, आपने देखी है 50 लाख की गर्लफ्रेंड, ये है 50 लाख की गर्लफ्रेंड। तो इस तरह का बयान एक प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए व्यक्ति ने दिया। क्या उसकी आलोचना कभी मीडिया ने की? कभी मीडिया ने कहा कि हाँ, किसी एक महिला की कोख पे प्रश्न उठाना और उसके बच्चों की नस्ल पे प्रश्न उठाना और देश को विश्व गुरु का सपना दिखाना, ये कहां से संभव हो सकता है? जब एक महिला के कोख पे हम सवाल उठाते हैं, उसके पैदा हुए बच्चों के नस्ल पे हम सवाल उठाते हैं, तो उनसे भी पूछा जाए। बाकी बता तो दिया मैंने कि विपक्ष चिल्लाता रहे, क्योंकि विपक्ष
आज सत्ता से बाहर हो गया है, तो उसको नीतीश जी की छवि को धूमिल करना है, तो एक बयान को पकड़ करके वो नीतीश जी की छवि को धूमिल कर रहे हैं। तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। इंडिया गठबंधन पे बात आती है, जब बीजेपी यही कह रही कि यही इंडिया गठबंधन है जो आपस में ही ये लोग लड़ रहे हैं और हमारे लिए इन्होंने आगे का जो काम है वो आसान कर दिया है। देखिए, अब उनके पास कोई टॉपिक तो है नहीं, मुद्दा है नहीं, तो अब वो इंडिया गठबंधन को भी जो है, वो इंडी गठबंधन बोल रहे हैं। मतलब उनको इंडिया बोलने में भी शर्म आ रही है उन लोगों को जो कल तक राष्ट्रवादी बने थे। अभी नीतीश जी देखिए खुद भी बोल चुके हैं कि वो सूत्रधार हैं इस गठबंधन के, दावेदार नहीं हैं, सूत्रधार हैं। तो अभी चुनाव चल रहे हैं, चुनाव के बाद इस गठबंधन को देखिएगा कितनी मजबूती से ये गठबंधन धरातल पे उतरेगा और इसकी क्या रूपरेखा होगी, इस चीज को सोच करके विपक्ष घबरा गया है। और ये 4-5 प्रदेशों की जो चुनावी नतीजे आएंगे, इससे विपक्ष को समझ में आ जाएगा कि हाँ वो कहाँ खड़ा है और इंडिया गठबंधन कहाँ खड़ा है। और जातिगत जनगणना की बात हुई, बहुत सारा बवाल भी मचा बिहार में। अगर मैं आपसे पूछूं, आपके नेताओं ने भी उस पर काफ़ी बयान दिए, अगर आपसे मैं पूछूं, आप वरिष्ठ नेता हैं जेडीयू के, आप क्या कहेंगे? देखिए जाति जनगणना होनी चाहिए, इसमें कहीं दो राय नहीं थी। और जाति जनगणना के तहत उन्होंने जो रिजर्वेशन दिया है, मैं उसके भी पक्ष में हूँ। लेकिन हाँ, मैं माननीय नीतीश कुमार जी से एक मांग जरूर आपके माध्यम से करूंगा कि एक सवर्ण आयोग का गठन हुआ था और ये पहला राज्य है बिहार जिसने सवर्णों के लिए भी सोचा। और वो आयोग की रिपोर्ट आई जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के 49% ऐसे सवर्ण हैं जो आज भूमि बेच करके बच्चों को पढ़ाने के लिए जो है बाध्य हो गए हैं, और कई सवर्ण ऐसे हैं जो भूमिहीन हो गए हैं। लेकिन अब आप सोचिए इस चीज को, उसकी सिफारिशें भी लोगों ने, जो कमेटी बनी है, सिफारिशें भी उसकी लागू करने की मांग उठ रही है। मैं उनसे मांग करता हूं माननीय नीतीश कुमार जी, आपने जो आरक्षण दिया हम उसको हृदय स्वीकार करते हैं, लेकिन उन गरीब सवर्णों के लिए भी जो सिफारिशें उस आयोग ने की हैं उसको जरूर जल्द से जल्द लागू करेंगे माननीय नीतीश कुमार जी, जिससे एक सद्भाव और एक समरसता का भाव जो है बिहार में बनेगा। ही नहीं, बिहार ही नहीं, केवल पूरे देश में बनेगा। क्योंकि सवर्ण आयोग की जो मांग है और जो सिफारिशें हैं, उससे जो है सवर्ण लोगों के लिए जो नीतियां बनेंगी सवर्ण गरीबों के लिए, उससे सवर्ण को बहुत लाभ होने वाला है। बशर्ते इस काम को माननीय नीतीश जी से मैं अपील करता हूं आपके माध्यम से कि जल्द से जल्द उसकी सिफारिशों को लागू कर जो है उसको अमल में लाएं। गोरखपुर के देवरिया में जो कुछ भी हुआ विनीत जी, पूरी दुनिया ने उसे देखा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ब्राह्मण यादव जिसके साथ भी जिस परिवार के साथ भी ये हुआ, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन आज पूरे भारत में क्या ऐसा माहौल सा बन गया है कि आप ब्राह्मण कम्युनिटी के हैं तो ब्राह्मण के साथ कुछ होता है तो एक ब्राह्मण की लावी बन जाती है, यादव के साथ होता है तो यादव के नेता यादव के पास जाते हैं, राजपूत के हैं तो राजपूत के पास जाते हैं। मैं अगर आपसे पूछूं कि आज की राजनीति में ये कहां तक, अगर हम बदलते भारत की बात करते हैं, शिक्षा में बात होता है कि हम बहुत ऊपर तक जा रहे हैं, लेकिन आज इस राजनीति में अगर हम कहें किसी भी जातिगत की मैं बात करूं, जो कुछ भी होता है तो वहां पे हम देखते हैं कि वो जिस कम्युनिटी का है, जिस समुदाय का हो, वहां पे वही नेता नजर आते हैं। आप क्या कहेंगे? देखिए ये देश की का दुर्भाग्य है। और आपको एक बात बता दूं, जो देवरिया की घटना थी वो कोई यादव बनाम और ब्राह्मण नहीं था, या ब्राह्मण बनाम यादव नहीं था। वहां के डीएम का बयान आप देखिए, उन्होंने सीधे सीधे कहा कि ये क्रिया की प्रतिक्रिया थी। सबसे पहले प्रेम शंकर यादव को मारा गया था और उसके प्रतिरोध में वो घटना घटी। लेकिन आप ये समझिए जिम्मेदार कौन था उसमें, जब दुबे परिवार का व्यक्ति सत्य प्रकाश दुबे, जब उन्होंने शिकायत की हर जगह, और आज 7 साल से बीजेपी की ही सरकार रहे, तो उनको न्याय न दिला पाना और उस भूमाफिया कहना प्रेमचंद यादव को, तो प्रेमचंद यादव भूमाफिया यदि था तो अब तक वो बाहर क्यों घूम रहा था, उसको क्यों नहीं जेल में बंद कर दिया गया था। लेकिन बात यह है कि उसके खिलाफ कोई भी एक मुकदमा आज तक पंजीकृत नहीं है। लेकिन कुछ सत्ता दल के विधायकों द्वारा चश्मा पहन के श्रद्धांजलि दी जाती है।
ये मैंने पहली बार देखा जो है। और ब्राह्मण बनाम यादव किया जाता है, समाज को बांटा जाता है उस पार्टी के लोगों द्वारा जो सबका साथ सबका विकास का नारा देते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि वो घटना केवल एक महज घटना थी, जैसी ऐसी अन्य कई घटनाएं आप जमीनी विवाद में देखते होंगे जो होती रहती हैं। इसमें सीधे सीधे दोषी यदि कोई था तो इस प्रदेश का की सरकार, इसका शासन और प्रशासन, दूसरा कोई दोषी नहीं था उसमें। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि सत्य प्रकाश दुबे की 10 साल की बच्ची को भी एफआईआर में जो है हत्यारा बना दिया गया। क्या उसके बारे में किसी ने सोचा कि 10 साल की बच्ची किसी की हत्या कर सकती है? तो बहुत सी चीजें थी इसमें। इसको यादव बनाम ब्राह्मण बनाम यादव करने की पुरजोर कोशिश की गई, लेकिन हमारे सामाजिक ताने बाने इतने अच्छे हैं कि ये चीज उनकी कोशिश नाकाम हुई, क्योंकि हम भगवान राम को पूजते हैं लेकिन मित्र हमारे जो है कृष्ण ही रहे हैं, यदुवंश का ही रहा है। जो सुदामा और कृष्ण की मित्रता को आपने देखी होगी, पढ़ा होगा आपने। तो हम भगवान राम को पूजते जरूर हैं लेकिन यदुवंशी ही हमारे मित्र रहे हैं। तो बात इसकी नहीं है कि यदुवंशी हैं, ये दलित हैं, वो हैं, इसका मायने नहीं रखता। घटना हुई है, आपराधिक घटना है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। उसमें जाति भेदभाव इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। यूपी में योगी जी की सरकार है और भाजपा यही कहती है कि योगी जी की सरकार में जितना हमने पुलिस को छूट दे दिया, यूपी पुलिस इस समय जितने अपराधियों पर नकेल कस रही है, इनकाउंटर हो रहा है, आज तक किसी भी सरकार ने, जो उत्तर प्रदेश की बात हो, किसी ने इतनी छूट नहीं दी। देखिए, अभी सुल्तानपुर की घटना आपने सुनी होगी। डॉक्टर घनश्याम त्रिपाठी को जो है ड्रिल मशीन से उनके पैर को छेद दिया गया था और इस राम राज्य कहे जाने वाले प्रदेश में उनके शौक को भी होम डिलीवरी करवा दिया गया था ऑटो में। कानपुर में दीक्षित परिवार, जो पुलिस प्रशासन को उन्होंने खुला छोड़ रखा है, वो दीक्षित परिवार का कांड आपको याद होगा, जिसमें माँ बेटी जल करके मर गई और उस पर बुलडोजर भी चला दिया गया। जब वो दोनों अंदर थी तो उस पर बुलडोजर चलाते तो भी मरते, और बुलडोजर चलाने से ही आग लगी और आग लगने से वो मर गए। क्या उनको न्याय मिल गया? क्या घनश्याम त्रिपाठी, डॉक्टर घनश्याम त्रिपाठी सुल्तानपुर, क्या उनके लोगों को मुआवजा मिल गया? तो ये बताइए कि कानपुर में वहां खड़ा होकर कौन बुलडोजर चलवा रहा था? वो पुलिस प्रशासन था। मैं पूरे पुलिस प्रशासन पे तो उंगली नहीं उठा सकता हूं, लेकिन पुलिस प्रशासन को पूरी तरह से खुली छूट दे देना मतलब कि कहीं ना कहीं जो है ये एक जनता में भय का माहौल पैदा करता है। और बुलडोजर नीति जो इनकी है, वो बुलडोजर नीति केवल इनके अपने जो प्रमुख लोग हैं, जिनको ये अपराधी मानते हैं, उनके लिए है। अगर अभी इनके स्वजाति पे बात आती है तो वहां पर बुलडोजर पंचर हो जाता है, बुलडोजर का तेल भी खत्म हो जाता है, ड्राइवर भी भाग जाता है। लेकिन अन्य मुस्लिम हो, यादव हो, ब्राह्मण हो, ऐसा कोई हो तो उस पर तुरंत जो है बुलडोजर चलने में कोई कोताही नहीं होती है। और ये समाज चुप भी है तो उसका हकदार भी समाज है, कहीं ना कहीं दोषी ये समाज ही है जो इस नीति को बर्दाश्त कर रहा है। नहीं तो न्यायालय किस लिए है? फिर न्यायालय बंद कर दिया जाए यदि निर्णय बुलडोजर से होना है तो। और जो हमारे आईपीएस और पुलिस प्रोटेक्शन फोर्स जो हमारी है, वो जो अपने यहाँ पे बिल्ले पे जो लोगो लगाती है, उस लोगो को बदल करके वहां बुलडोजर लोगो कर दिया जाए। प्रतीक उसको अशोक स्तंभ को बदल करके बुलडोजर उसका प्रतीक बना दिया जाए उत्तर प्रदेश सरकार में। तो यहाँ तो वो घटनाएं हो रही हैं कि 10-10 घटनाएं होती हैं, लेकिन एक घटना बिहार में होती है तो जंगल राज हो जाता है। अरे भाई, चीजों को याद होगा आपको, एक पत्रकार की हत्या हुई थी जमीनी विवाद में बिहार में, उसे जंगल राज दे दिया गया था। लेकिन यही शुभम मणि त्रिपाठी की हत्या हुई, इतने पत्रकारों की हत्या हुई जो किसी घोटाले की जांच कर रहे थे, उनकी आवाज उठा रहे थे, और एक पत्रकार उस सरकार में बहुत बड़े पद पे थे, तब भी उस घटनाओं पे आज तक न्याय नहीं मिल पाया है। तो आप लोगों को न्याय नहीं मिल पाया, जो आप लोग आवाज जनता की उठाते हैं, तो सोचिए कि आप अपनी आवाज नहीं उठा पा रहे हैं। आप इतने जो है बाध्य हो गए हैं, इतने कमजोर हो गए हैं आप लोग कि आप अपने लिए न्याय की आवाज नहीं उठा पा रहे हैं।
तो बाकी जनता की और सरकार की क्या बात की जाए। बिहार के चुनाव में अगर बीजेपी आपसे कहे कि आप हमारे साथ आए तो क्या नीतीश जी इस बार चुनाव में? देखिए नीतीश जी इस बार दूर दूर तक बता तो रहा हूं कि बीजेपी की तरफ देखेंगे नहीं। चुनाव की तो बात बीजेपी के साथ जाने की, अब आप उस बात को छोड़ दीजिए। मतलब ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता है कि नीतीश जी बीजेपी की तरफ देखेंगे भी। तो इसके लिए एकदम मतलब सोचने की जरूरत ही नहीं है। नीतीश जी ने इतना काम किया है। आपको एक बात बता दूं, मैं नीतीश जी को आधुनिक भागीरथ मानता हूं। एक गंगा उद्धव योजना उन्होंने चलाई। उस योजना में उन्होंने 3,000 करोड़ रुपए खर्च करके जिस गया में भागीरथ के वंशज बालू से तृप्त पाते थे, वहां पे उन्होंने पाइपलाइन द्वारा नवादा पटना होते हुए मतलब गया तक उन्होंने जो है गंगा जल पहुंचाया पाइपलाइन द्वारा, ताकि लोगों को स्वच्छ जल पीने को मिल जाए। और उस गया में जो बालू से हम उन अपने तर्पण करते थे पूर्वजों का, भागीरथ के वंशज हम, वो आज गंगा वहां तक पहुंचाने वाला मैं मानता हूं कि नीतीश कुमार आधुनिक भागीरथ हैं। जो जहां गंगा नहीं थी वहां भी गंगा का जल उन्होंने पहुंचवाया है। और यहाँ तो गंगा के जल पर जीएसटी लगा करके लोग गंगा जल बेच रहे हैं, जो धर्मवादी सरकार है। लेकिन आप लोगों को ये न्यूज पता नहीं होगी। गंगा साफ भी तो हुई। हाँ, वो तो देख ही रहे हैं कितनी साफ गंगा हुई है। जरा कानपुर का पानी पी लीजिए, इसी आप गाजीपुर में ही है, जरा गंगा चले जाइए और देख लीजिए कि गंगा में कितने नाले गिर रहे हैं। तो गंगा तो इतनी साफ हुई है कि गंगा को भी गंगा के बेटे ने नहीं छोड़ा। माँ गंगा ने बुलाया था, लेकिन बेटे ने तो माँ गंगा को उसकी नमामि गंगे योजना चला करके माँ गंगा को ही लूट लिया। उन्हीं का धन लूट लिया और गंगा आज भी वैसी की वैसी है। हम तो गंगा को पवित्र मानते ही हैं, सदा मानेंगे। लेकिन जो नालों का उसमें गिरना, इन्होंने कहा कि हम इस नमामि योजना के तहत सही कर लेंगे, क्या वो सही हो पाया? अपने गाजीपुर में आप घूम कर देखिए, नमामि गंगे का आपको सारा प्रमाण मिल जाएगा। कितनी नमामि गंगे का इन्होंने जो योजना चलाई थी उस पर जो हुआ है। तो ये सारी जुमलेबाजी है, हवाबाजी है। जिस देश का प्रधानमंत्री ये बोलता हो कि बटन दबाइए, ये सोच करके कि फांसी हो जाए, लगा रहे हैं आप। सोचिए, जो विपक्ष के नेता को कहता है कि मूर्खों के सरदार, मैं तो मानता हूं कि ऐसा बयान देने वाला प्रधानमंत्री ही मूर्खों का सरदार है, जिसके अनुयायी आए दिन सोशल मीडिया पे जो लोग सत्य लिखते हैं या सही सच्चे पत्रकार हैं उनको गालियां देते घूमते हैं। तो ऐसे लोगों के अनुयायी जो हैं, तो उनका सरदार तो मूर्ख होगा ही। तो वो मूर्खों के सरदार तो खुद है, तो दूसरों को मूर्ख बना रहा है। और विपक्ष के लोगों को फांसी, लोकतंत्र में इस तरह का बयान, इससे निंदनीय क्या बयान हो सकता है? और महिला की बात करते हैं, सम्मान की, कहा उन्होंने कि जो नीतीश जी ने बयान दिया था वो बड़ा ही शर्मिंदगी वाला बयान, ये माननीय प्रधानमंत्री जी का बयान था। तो माननीय प्रधानमंत्री जी दीदी वो दीदी बोलते थे जब डायलॉग, बड़ा अच्छा बयान था। उनके दिए हुए वक्तव्य अगर आप सुन लें तो समझ में आ जाएगा कि किस किस पद पे रह करके उन्होंने इस देश की गरिमा को और महिलाओं का जो अपमान किया है। शायद भारत में न कोई ऐसा नेता हुआ था जो महिलाओं का अपमान करे और न आगे कभी होगा। नरेंद्र मोदी जी जो है हमेशा जाने जाएंगे महिलाओं के अपमान के लिए। जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाला व्यक्ति, उसके राज में यदि बेटियां सुरक्षित नहीं है, बेटियों को न्याय तब मिलता है जब मुख्यमंत्री आवास के आगे वो आत्मदाह करती हैं। तो सोचिए, जो मणिपुर में बेटियों को नंगा घुमाया जाता है, किस किस तरह से वीडियो वायरल हुए थे, हम बोल नहीं सकते उस चीज को। उसको देख के अगर उनको शर्मिंदगी नहीं महसूस होती है और 90 दिन बाद उनकी जुबान खुलती है मणिपुर पे, तो सोचने वाली बात है। क्या मणिपुर हमारे देश का हिस्सा नहीं, या वहां के लोग हमारे लोग नहीं? तो ये सोचना प्रधानमंत्री जी को चाहिए, लेकिन वो सोच नहीं सकते क्योंकि वो घिरे हुए हैं दो लोगों के बीच, अडानी और अंबानी के बीच। उनकी सोच वहीं तक काम करती है कि कहां हम इन दोनों को फायदा पहुंचा सकते हैं। तो यही सब चीजें चल रही हैं। जेडीयू के वरिष्ठ नेता विनीत तिवारी जी के साथ एक खास मुलाकात, अपनी बेबाक बातों के लिए जाने जाते हैं और हमेशा सोशल मीडिया पे इन्होंने अपनी बातों को रखा है। गाजीपुर जिले से ये ताल्लुक रखते हैं। एक खास मुलाकात, आपने इतना समय दिया हमारे चैनल को सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और कामना करता हूं कि आप बहुत आगे जाएं
और सच्चाई की आवाज उठाएं और साथ ही साथ पूरे जनता को मैं जो है छठ टाला की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं और शांतिपूर्ण इस त्योहार को मनाने की कामना करता हूं।